देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज़ पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मैं शुरू करता हूं आज की बात। बहुत दिनों से अक्षय और उनकी टीम मुझे संपर्क कर रहे थे और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, तो मैंने अपनी जो टीम देखती है इन चीज़ों को उससे कहा। तो 5-6 महीने से वो चल रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो पिछले सप्ताह मैंने इनको बुलाया, अक्षय को। दिक्कत क्या थी कि इस कॉलेज की 2 सोसाइटीज़ अप्रोच कर रही थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि दोनों को बुला के समझौता करवा के एक ही दिन करवा लो, ताकि, और बैकग्राउंड में दोनों का नाम लिख देंगे उससे, और मैं टॉपिक ऐसा लूँगा कि दोनों का काम चल जाएगा। तो दोनों को हमने बुलाया और 1 घंटे की कोशिश के बाद भी सहमति बन नहीं पाई। अंत में फिर ये सहमति बनी कि ठीक है, मैं 2 बार अलग टॉपिक लेके आऊँगा। एक बार निष्ठा इस सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और दूसरा उड़ान जो सोसाइटी है उसके लिए कोई मोटिवेशनल टॉक लेकर। तो उसके बाद जैसे 2 मुख्यमंत्री ढेड़े साल के लिए बनते हैं तो उनमें झगड़ा इस बात का होता है कि पहले कौन बनेगा। तो इन दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ कि पहले किसके लिए आप आएंगे। तो दूसरे वाले को चिंता होती है कि बाद में वायदा भूल ना जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भरोसा कर लीजिए वचन का, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आ जाऊँगा। आज मैंने मन से बोल दिया, तब तो कुछ पीछे जाने की बात रही नहीं। तो उड़ान के लिए एक बार फिर से आने का वायदा है, मैं जरूर आऊँगा, इसमें कोई करने की बात नहीं। आज का जो टॉपिक है और जो ऑडियंस मुझे बताया गया है वो ये है कि आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं, या आपके मन में ये भाव आता है कि क्या हम सिविल सर्विस में जाएं। तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज़ मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर न बोलूँ जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूँ, थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा की मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूँगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर ये समझने के लिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता इसका मतलब। तो जैसा बच्चे करते हैं आमतौर पर, यही बच्चा था, इसने कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए, कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहाँ उन बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपको होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूं। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक ज़िले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस ज़िले को नई रोशनी दिखा सकते हैं, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पेम या पामे बोलते हैं, PAME है। उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था।
उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, एनजीओ से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक आईएएस अधिकारी ने बनवा दी। तो हम क्यों माने कि स्टार्टअप केवल बिजनेस की दुनिया में ही होता है? आप कोई नया उद्यम, नया प्रयास सिविल सेवक होके भी कर सकते हैं, कलेक्टर होके भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर समित शर्मा, राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वो डॉक्टर थे, उनको लगता था कि देश का आम आदमी बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं संभाल सकता, नहीं खरीद सकता, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। देश के हर व्यक्ति को सस्ती दवाई क्यों ना मिले? और जब उन्होंने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया तो जेनरिक मेडिसिन के नाम से एक पूरी मुहिम चलाई, जिस मुहिम को बाद में सत्यमेव जयते आमिर खान के प्रोग्राम में दिखाया गया। और वो काफ़ी सफल रहे कि जो दवाई 1 रुपए की मिल सकती है, वो दवाई किसी ब्रांड का नाम आने से क्यों 15 रुपए की या 100 रुपए की मिले। और उन्होंने आईएएस की नौकरी में होते हुए एक स्टार्टअप किया। ऐसा स्टार्टअप तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप आईएएस अगर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं या आईपीएस बनना चाह रहे हैं, जो भी, सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप क्यों ऐसा चाहते हैं और क्या देश को सच में इसकी ज़रूरत है। आपके चाहने में और देश के चाहने में एक समानांतरता का भाव है, समन्वय का भाव है या विरोध का भाव है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अगर यहां से बात शुरू करें? बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का संबंध केवल सिविल सेवाओं से नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है। जो भी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे वह कॉलेज है, एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में मेरा ख्याल है कम से कम 200 के आसपास टीचर्स काम करते होंगे, शायद इतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करते होंगे। अब एक बड़ा सिस्टम बन गया। इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशन है, किन के तहत काम होगा। जो लोग यहाँ काम करेंगे सिर्फ यहाँ काम करेंगे, कहीं और काम नहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। उनका प्रमोशन कैसे होगा, कितने कितने साल में होगा, उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जैसे ही आप ये सब सिस्टम्स खड़े करते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या एक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विस सिस्टम सरकारी नौकरी के मामले में, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं कि होता है। कॉलेज ही क्यों, आपकी सोसाइटी निष्ठा। मैं यहाँ पर आया तो मैंने आते ही देखा कि बहुत सारे बच्चे सामने बैठे हैं और 7-8 बच्चे सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहन के यहाँ खड़े हुए हैं। ये अलग से यूनिफॉर्म क्यों चाहिए होती है? इसलिए कि दूर से देख के पता लगे कि एक अधिकारी है। इस कार्यक्रम को अंजाम तक ले जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास अधिकार भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, ताकि जब वो किसी बच्चे से कुछ कहें तो उस अधिकार का सम्मान करते हुए उस बात को मान लिया जाए। कोई और व्यक्ति कहेगा तो शायद उस बात को नहीं माना जाएगा। हमारे सामने पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हैं, वर्दी में हैं। क्यों वर्दी चाहिए? ताकि उनके अधिकार को देखा जा सके। जब वो अपनी बात कहें तो समाज उस बात का महत्व समझे कि ये बात एक अथॉरिटी से आ रही है, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है। ब्यूरोक्रेसी हर चीज में चाहिए, खेल तक में चाहिए, खेल संघों में चाहिए, फिल्म में चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए, हर चीज में चाहिए, और सरकार को भी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें ब्यूरोक्रेसी का, तो पहले के सिस्टम्स क्या थे? मोनार्की थी, राजतंत्र था, कहीं कहीं धर्मतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की मर्जी होती है, राजा को अधिकारी चाहिए। राजा ने एक दिन कहा कि चलो संगीत कार्यक्रम है, किसने बढ़िया गाना गाया और राजा ने क्या कहा, वाह क्या गाते हो, आज से तुम 50 गांव के मनसबदार हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी है। आज से तुम ये हो गए, आज से तुम वो हो गए, यानी राजा जो चाहेगा वो होगा। इसलिए राजतंत्र के जमाने में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होते हैं। वहां ब्यूरोक्रेसी का फैसला राजा की मर्जी से होता है। उसका किस पे दिल आ गया, किस पे दिमाग आ गया, वो व्यक्ति जिलाधीश हो जाएगा। धर्मतंत्र में, थियोक्रेसी में, वही व्यक्ति कलेक्टर बनेगा या जज बनेगा
जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता है, अध्येता है। लेकिन जब हम एक आधुनिक राज्य में आते हैं, जैसे भारत एक आधुनिक राज्य है, जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, हमने घोषित रूप से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र में भी हम रिपब्लिक हैं, जो इंग्लैंड आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रमुख भी इलेक्टेड होता है, न कि जन्म से बनता है। हम हैं रिपब्लिक, हमें गर्व है इस बात का। हमने ये भी कहा कि हम मूल अधिकार लिख के देंगे, जो अमेरिका जैसे कुछ देशों को छोड़कर आज तक कोई लिख के नहीं दे पाया है, पर हमने एक एक व्यक्ति को मूल अधिकार लिख के दिए। हमने ये भी कहा कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलेगा। हमने डीपीएसबी में ये भी लिखा कि हमारा देश समाजवाद के रास्ते पर चलेगा, और हम वेलफेयर स्टेट के रास्ते पर बढ़ेंगे, कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्यूरोक्रेसी का सेटअप हमारे देश में बनने लगा था। एग्जाम भी होने लगा था। एग्जाम के लिए 21 साल से कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा देकर पास होना होता था, जो भारत के आम आदमी के लिए असंभव था। लेकिन तब भी कुछ लोग गए, आईएएस बने, लौट के आए, आईसीएस उस समय बोलते थे। पर ब्रिटिश नौकरशाही का पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारत के संसाधनों को लूटने खसोटने में हमारी मदद करें। यहाँ के संसाधन लूटें, इंग्लैंड लेके जाएं, और उसके लिए जो सबसे योग्य लोग हैं वो यहाँ के कलेक्टर बनेंगे, आईसीएस बनेंगे। वो लाट साहब थे, वो सिविल सेवक नहीं थे, वो समाज सेवक नहीं थे। और लाट साहब होने का मतलब है कि मैं समाज से ऊपर हूँ, मैं एक अफसर हूँ, और तुम क्या मेरे सामने, तुम तो बहुत छोटे हो। उनका उद्देश्य एक्सप्लॉइट करना था, समाज को परेशान करना था, समाज से संसाधन छीनना था। और इसलिए जब आप देखेंगे कि प्राचीन राजतंत्रों में या ब्रिटिश शासन के दौरान जब ब्यूरोक्रेसी के दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, तो उससे हमें घबराहट होती है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आपके प्रिंसिपल मैडम भी हिंदी साहित्य की अध्यापक हैं। हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कवियों की कविताओं में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। सूरदास जैसा कवि, जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है। दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि। पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था, इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप, फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहां रहते थे। एक जिक्र मिलता है, और ये बात है 16वीं सेंचुरी की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है, या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक। दस्तक एक टैक्स का नाम भी था, और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया। उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल हम बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है। पहले वो स्टैंप कहाँ होती थी? उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राजमुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है, वो। और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं कि मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी, जिसके हाथ में मोहर है, मोहरिल 5 साथ करी दीने तिनकी बड़ी विपरीती। 5 मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मे उनके मांगे मोतें, उनके जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे। यह तो बड़ी अनीति। 5 25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं। सब मेरी काज बिगाड़े, सब ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह बीनती, दस्तक कीजिए माफ। सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता, बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है।
और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं कि जेएस मिल के विचारों से आना शुरू हुआ। जब 1848 में यूरोप में कुछ क्रांतियां हुई तो जेएस मिल का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ उस समय, और जेएस मिल तुरंत नकारात्मक उदारवाद से फिसलकर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़े, या जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था वहां से हटकर वो मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर आए और एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका सेकंड एडिशन, जिसमें पहली बार वो पूंजीवाद के रास्ते से हटकर बात करने लगे कि आम आदमी के हित में राज्य को काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक मतलब है कि राज्य का काम केवल पुलिस चलाना नहीं है, केवल कानून नहीं है, केवल टैक्स वसूलना नहीं है, केवल जुडिशरी नहीं है, बल्कि जनता को सुविधाएं देना और जनता के पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना भी राज्य का काम है। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमने आधुनिकता की सारी धारणाएं पश्चिम से ले तो ली, अपने इतिहास को ठीक से खंगाला नहीं। 16वीं सेंचुरी में एक कवि हुए तुलसीदास, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। ठीक ये बात ठीक उस समय की जिस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतने युद्ध हो रहे थे। एक एक दिन में फ्रांस में 20-20 हजार लोग मारे जा रहे थे, जो उस समय के चिंतक, चाहे वो बोधा हो या बाकी लोगों में मैकियावेली हो, ये सब इनके रचनाओं से मिलता है। ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें एक पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 में ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाके देखने तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस HDI के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं, एकदम एज इट इज मौजूद है। और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए एक उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए। भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब लोग सुंदर हो, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, हेल्थ पैरामीटर्स हो। आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात तो वो भी कह रहे हैं, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो। नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो, इलिटरेट ना हो, न लक्षण ही ना। ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण हैं। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है तो आज की गुड गवर्नेंस भी तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं, और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो 16वीं सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं। उनको 111 साल का जीवन मिला, कई राजा उनके सामने आए और गए और चले गए। उनकी यात्रा बाबर से शुरू होती है, हुमायूं तक उनकी यात्रा चलती गई है लगातार, अकबर उसके बाद तक चलती रही है। और उस पूरे दौर में वो महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे राज्य को ऐसा होना चाहिए, न कि ऐसा जो केवल टैक्स वसूल करे, केवल परेशान करे। इस फिलॉसफी के साथ हमने अपना संविधान लिखा। हमारा संविधान जिन फिलोसफर्स की फिलोसफी पर टिका है उसमें कबीरदास और तुलसीदास सबसे बड़े लोग हैं। कबीरदास से हमने सीखा कि कैसे हमें समानता की बात करनी है, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हर धर्म के व्यक्तियों को एक समान महत्व देना है। तुलसीदास से हमने गुड गवर्नेंस के फार्मूले सीखे, समन्वय की चेतना सीखी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने के समय, डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से कबीरदास का पुनर्जन्म है, जो अधिकार के साथ सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी एक तरह से तुलसीदास का पुनर्जन्म है, जो समन्वय और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे।
और एक अच्छे देश की रचना किसी एक दृष्टिकोण से ना होकर के सबके मिलने से होती है, सबकी अच्छी बातों को साथ में लेके चलने से होती है। और तब हमारे देश ने तय किया कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जो समाज के हर वर्ग को लेकर चले। हमने मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार सबसे पहले दिया, फिर स्वतंत्रता का दिया, संवैधानिक उपचारों का दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए एक्सेसिबल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कर सके, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में हमने बताया कि हमें समानता कैसे कैसे स्थापित करनी है सभी वर्गों के लिए। इस वायदे के साथ संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किया कि अब जो समाज बनेगा वो सभी का समाज होगा, किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का समाज ना होकर के सबको साथ लेके चलने वाला समाज बनेगा। ये समाज केवल प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बनता है। नेहरू जी उस समय कितना भी चाहते, समाज कैसे बन जाएगा, एक व्यक्ति कैसे कुछ करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है उसको एग्जीक्यूट करने वाला काम करती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी जब उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की। हालांकि इस पर डिबेट बहुत ज्यादा है कि वो कमिटेड किसके बारे में कह रही थी, कि संविधान के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। जब राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं और केवल 15 रुपए गरीब के पास पहुंचते हैं, तो 85 रुपए कहाँ चले जाते हैं, वो इशारा भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही था। और इसलिए देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है, देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। इसलिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझ लें कि आपको कैसा होना चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए। ये केवल मसला आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने का नहीं। आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियाँ मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है तो ठीक है, बन जाइए, लेकिन इससे देश को फायदा नहीं होगा, इससे देश को नुकसान ही होगा। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए आईएएस सीट पर बैठे हुए। हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जब इसलिए आज़ादी के बाद श्री वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत एफर्ट्स किए। पहले हमारे पास 9-10 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, बाद में संविधान में 2 रह गई। और सिविल सर्विसेज के मामले में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे बड़ी हमारे देश के इतिहास में रही, आधुनिक इतिहास में, वो वल्लभ भाई पटेल हैं। और उन्हीं के प्रशंसा में सिविल सर्विस डे मनाने की परंपरा भी हम लेके आए। उन्होंने लगातार इस बात को इंश्योर भी किया, रेखांकित भी किया कि बिना अच्छी सिविल सर्विसेज के हम इस देश को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो आईसीएस के अधिकारी थे ब्रिटिश काल के, जब संविधान लिखा गया तो उनका बहुत दबाव था, उनके बिना शासन चल नहीं सकता था। उन्होंने दबाव बनाया कि हमें नए संविधान के तहत स्थान दिया जाए। और उस समय राजाओं को, रजवाड़ों को चिंता क्या थी कि कल को हमारा राज्य छीन न लिया जाए। आईसीएस अधिकारियों को चिंता क्या थी कि कल को हमारे अधिकार कम ना हो जाएं। वो तो लाट साहब थे उस समय। संविधान बनाते हुए बहुत समझौते करने पड़े हमारे संविधान सभा को। एक समझौता ये करना पड़ा कि कुछ बड़े राज्यों को ग्रुप बी स्टेट बनाना पड़ा कि भाई आपका राज्य अलग किस्म का होगा, आपके प्रमुख को राज प्रमुख की पदवी मिलेगी, आपकी अपनी सेना होगी। बहुत सारे समझौते करने पड़े कि बस तुम भारत में आ तो जाओ, एक बार आ जाओ बस। वो आ गए, संविधान में लिख गया तो उनको भरोसा हो गया कि संविधान में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेहरू जी और पटेल एकदम क्लियर थे कि एक बार आ जाए फिर देखेंगे बाद में इनको, और लेके आ गए। उनके लिए विशेष संविधान का एक प्रावधान बनाया गया, आर्टिकल 242 मेरे ख्याल से बनाया गया था स्पेशल। और भाग ख के राज्य, पार्ट बी स्टेट्स बोलते थे, उनको बनाया गया। देश की सेना भी है, राज्य की सेना भी है। अब किसी राज्य में सेना नहीं, आपको पता होगा, लेकिन उस समय राज्यों में सेनाएं थी उस समय। और राज्यों के प्रमुखों का अधिकार था, उनका नाम क्या था, राज प्रमुख। सरकार के खजाने से बहुत बड़ा पैसा मिलता था उनको, प्रीवी पर्स कहते थे उनको उस समय। लेकिन सरकार क्लियर थी
ऐसे आईसीएस वाले बोले कि हमें भाई ठीक से सिस्टम में लाओगे तो हम आएंगे, वरना हम भाग जाएंगे यहाँ से, हम काम नहीं करेंगे। और उनके बिना सिस्टम चले कैसे उस समय? तो संविधान में अनुच्छेद 310, 311, 312 शामिल किए गए और ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को आईसीएस और आईपी जो उस समय था इंडियन पुलिस, लिखा है 312 में कि एक ऑल इंडिया सर्विस आईएएस होगी, एक ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस होगी, और आईसीएस के सभी अधिकारी आईएएस माने जाएंगे, आईपी के सभी अधिकारी आईपीएस माने जाएंगे। और 311 में उनको इतनी सुरक्षाएं दी गई हैं कि उनको हटाना लगभग नामुमकिन है। इन सारी एश्योरेंसेस के बाद संविधान पास हो। संविधान लिखना मजाक नहीं होता है। आप 6 लोग मिलकर अपने हॉस्टल का संविधान लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। सहमति नहीं बनती है, बहुत झगड़े होते हैं। संविधान लिखना इतनी बड़ी कवायद थी। 7वें संविधान संशोधन में नेहरू जी ने भाग ख राज्यों को संविधान से हटा दिया और वो सारे राज्य भाग क सामान्य राज्य बन गए। खूब चिल्लाए राजे रजवाड़े, पर वो तो तय था, एक लोकतंत्र में राजा क्यों चलेंगे, उन्हें खत्म होना ही पड़ेगा। समय जब बदलता है तो समय बदलने के साथ चीजें बदलती हैं, बदलनी चाहिए। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को भी हटा दिया संविधान संशोधन करके, सब बराबर हो गए। आईसीएस के मामले में सरकार कुछ खास कर नहीं पाई और वो आईसीएस जो लाट साहब थे, भाई गाड़ी में चल रहे हैं, 25-30 गाड़ियां चल रही हैं लाल बत्ती वाली टाई 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 करते हुए, आईसीएस गांव जाएगा? लाट साहब है, गांव का आदमी आएगा आईसीएस के पास? आईसीएस क्यों गांव जाएगा? और उस समय का आईसीएस जब जिला संभालता था, ध्यान रखना है, उस समय के जिले आज के छोटे राज्यों के बराबर साइज के थे, बहुत बड़े जिले हुआ करते थे। और जिले के प्रमुख के पास जिला जज का काम भी होता था, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं था, वो जुडिशियल हेड भी था। सारी पावर्स एक व्यक्ति में, आईसीएस, और वो लाट साहब। उस लाट साहब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी की सहायता करो भाई। वो आम आदमी के मोहल्ले में जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि मोहल्ले को यहाँ बुलाओ बात करने के लिए, वो जाने को तैयार नहीं है। तो कैसे एक ऐसा देश जो आम आदमी को साथ लेके चलना चाह रहा है, कैसे इस आईसीएस के माध्यम से आगे बढ़ेगा? और इसलिए उस दौर के बहुत सारे कवियों ने इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में खूब खराब खराब लिखा है। एक कवि मुक्तिबोध नाम के हुए, शायद आपने नाम सुना होगा। मुक्तिबोध ने एक कविता लिखी अंधेरे में, जिसका मतलब है कि देश अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसमें ऐसा लगता है कि सिविल सेवकों के बारे में लिख रहे हैं। एक शब्द होता है उदरंभरी, जिसका मतलब है पेट भर गया है, और वो क्या लिख रहे हैं? उदरंभरी बन अनात्म बन गए, पेट भर गया तो आत्माहीन हो गए। भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये नाराजगी है उस कवि की जो सिविल सेवकों के व्यवहार से बहुत परेशान है। ये स्पेसिफिकली सिविल सेवक के बारे में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है कि वो उस समय के सिविल सेवकों को भी कह रहे हैं। और एक दूसरा कवि तो इतना नाराज है, आदम गोंडवी साहब तो इतने नाराज हैं उस समय के शासकों से। वो तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, कलेक्टर से, सबसे नाराज रहते थे और कह रहे कि तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठ के तुम समाज देखना चाह रहे हो? एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख तो लो भाई। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, चलो मेरे साथ, चलो तो सही। तुम लाट साहब बने बने महल में बैठे बैठे शासन चलाओगे, आम आदमी का घर भी नहीं देखोगे, मोहल्ला भी नहीं देखोगे, और कहोगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई कुछ काम तो करो, आम आदमी से मिल तो लो, देख तो लो। और उस समय के कलेक्टर क्या करते थे, आईएएस अधिकारी बहुत सारे, फाइलों में अच्छी अच्छी बातें, यहाँ गए बांध बन गया है जो बना ही नहीं, खेतों में हरियाली है जो है ही नहीं, सब फाइलों में चल रहा है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए अदम ने फिर लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये सच नहीं है। और अगर तुम फाइलों वाले सिविल सर्वेंट हो ना, तुम्हारी फाइलों में कुछ भी लिखा हो, उन फाइलों से देश नहीं सुधरता है, समाज नहीं सुधरता है।
इसलिए हमें वो सिविल सेवक चाहिए जो आम आदमी के पास जा सकते हो, जिनमें कंपैशन हो, करुणा हो, संवेदना हो, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटमेंट का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो। अगर आप वैसे सिविल सर्वेंट हो सकते हैं तो सिविल सर्वेंट होने का मज़ा है, वरना तो सत्ता के भूखे लोग हजारों लाखों दुनिया में हैं ही, एक आप या एक मैं भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 1990 तक हमारी कोशिश यही रही। हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय भी ये बात बार बार आई कि भाई सिविल सेवकों को ना लोक सेवक बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, लाट साहब नहीं बनना है, आम आदमी के पक्ष में आना है। हमारी पूरी कोशिश क्या थी कि समाजवादी रास्ते पर चलते हुए आम आदमी तक वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहुंचाएं। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो आम आदमी को ठीक से मिले, राशन ठीक से मिले। हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई तो रिजर्वेशन ठीक से उस व्यक्ति को मिले जिसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन के नाम पर लूट मच जाए और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं और जिसको सच में देना था वो वहां तक पहुंच ही ना पाए, जो कि हमारे देश में कई पैमाने पर दिखता भी है कि जिस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन दरअसल हमने दिया उस तक पहुंचा कि नहीं, इस पर बात नहीं होती है। और हुआ क्या है, कुछ वंचित समूहों के अंदर अगड़े समूह बन गए हैं, सारा फायदा वो उठा लेते हैं, और जो सचमुच वंचित व्यक्ति है उसे आरक्षण मिला नहीं। समाज ने एक कोशिश की भी और उसका फायदा हुआ भी नहीं। और 1990 के बाद दुनिया चेंज हो गई। आप सब लोग मेरे ख्याल से 21वीं सदी के लोग हैं, 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। 1990 में आकर एक बड़ा परिवर्तन आया जहां से सिविल सर्विसेज की भूमिका में भी बदलाव दिखना शुरू हुआ। अभी तक हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कलेक्टर कैसा होना चाहिए। मैं कलेक्टर कह रहा हूं लेकिन इसका मतलब आईएएस भी होता है, आईपीएस भी होता, सब होते हैं। कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबों से, वंचितों से मेलजोल कर सके, कंपैशनेट हो, उनकी समस्याएं समझे, नीतियां उनके पक्ष में बनाए, जो नीतियां हैं उनको उनका हितार्थी या लाभार्थी बनाए, बेनिफिशियरी बनाए, न्याय करे, ईमानदार व्यक्ति हो, प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। ये अपेक्षा हमारी उस समय तक थी, क्योंकि उस समय तक प्रशासन बहुत कठिन काम नहीं था, उस समय तक प्रशासन बहुत टेक्निकल काम नहीं था। 1990 के बाद दुनिया अचानक चेंज हुई बड़े पैमाने पर। और ये चेंज क्यों हुआ? 20वीं सेंचुरी के बीच में 1950 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक बना, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना, आईएमएफ बना, ये सब संस्थाएं बनी। धीरे धीरे एक विचार बदलना शुरू हुआ, एक विचारधारा पैदा हुई जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नव उदारवाद कहते हैं। आपने शायद इसका नाम सुना होगा कई बार, आजकल खूब जिक्र आता है इस विचारधारा का। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में टेक्निकली इसका नाम लिबर्टेरियनिज्म है, स्वेच्छातंत्रवाद है, जिसको सामान्य भाषा में नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद कह देते हैं। आपने मिल्टन फ्राइडमैन का नाम शायद सुना हो या रॉबर्ट नॉजिक का नाम सुना हो, ये सब इस विचारधारा के प्रमुख लोग हुए। इन्होंने कहा कि अब तक हम राज्य और व्यक्ति का संबंध जिस रूप में देख रहे थे, अब उसको देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। पहले हम क्या मानते थे? कुछ लोग मानते थे कि भगवान ने राज्य बनाया है, व्यक्ति के लिए बनाया है। जैसे भारत में कौटिल्य ने ऐसा माना, पश्चिम में हीगल ने माना, पश्चिम में कई लोगों ने माना, अरस्तु ने माना, प्लेटो ने माना, कई लोगों ने माना। फिर कुछ लोग बोलने लगे नहीं, राज्य समझौते से बना है। आपने लॉक, हॉब्स, रूसो का नाम सुना होगा। इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी कि सब लोग मिलके बैठे, समझौता किया तो राज्य बना। लेकिन नवोदारवाद ने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि राज्य का, पुलिस का, स्टेट का, सरकार का जो मन करेगा कर लेंगे व्यक्ति के साथ। ये कोई ठीक बात नहीं है। व्यक्ति के अपने अधिकार है। और ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय फ्री मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। और मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। भाई आपका मन हुआ कि मैं एक काम शुरू करना चाह रहा हूं, आप शुरू कर दीजिए, प्रचार कीजिए, सर्विसेज दीजिए, लोग पसंद करेंगे तो खरीद लेंगे। एक दिन आपको लगा मैं काम ठीक नहीं कर पा रहा हूं या नहीं करना चाहता हूं, आप बाहर निकल जाइए। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। और कस्टमर के पास क्या मतलब है कि मैं आपसे लूं या आपसे लूं या आपसे लूं या किसी से ना लूं, मेरी मर्जी है। भाई मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन सी दवाई लूं, मैं किस क्लिनिक के पास जाऊं, मैं कौन सा स्पोर्ट खेलूं,
कौन सी संस्था के पास जाऊं, मेरी चॉइस है। और संस्थाओं के पास भी चॉइस है कौन सी सर्विस दें कौन सी ना दें। एक नया मॉडल आया और कहा गया कि इस मॉडल को हम गवर्नेंस पे या स्टेट पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक ने इसका जिक्र किया कि जो जो सेवाएं सरकार मुहैया कराती है, क्या जरूरी है कि सरकार ही मुहैया करवाए? क्या ये नहीं हो सकता कि उनमें से बहुत सारी सेवाएं जो स्ट्रेटेजिक महत्व की नहीं है वो निजी कंपनियां मुहैया करवाएं, या स्टेट और निजी कंपनियां मिलकर मुहैया कराएं, या दोनों कंपटीशन करते हुए मुहैया करवाएं? क्योंकि जैसे ही आप चॉइस देते हैं वैसे ही क्वालिटी बेहतर होने लगती है, कमिटमेंट बेहतर होने लगती है। ये ठीक वैसे कि आज से 25 साल पहले जब आप लोग नहीं थे, अगर आपको अपने घर में फ़ोन लगवाना होता था आपके पेरेंट्स को, तो फ़ोन लगवाने के लिए कम से कम 100 चक्कर काटने पड़ते थे। उसके बाद एक थका हुआ सा फ़ोन घर पे आता था जो बार बार ख़राब होता था। उसको ठीक करवाना नया फ़ोन लगवाने जितना मुश्किल होता था, क्योंकि चॉइस नहीं थी। एक ही सर्विस प्रोवाइडर था, उस पर कंट्रोल किसी का था नहीं। फिर एक दिन सरकार ने कहा कि भाई हम प्राइवेट कंपनियों को भी लेके आ रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी ने फ़ोन के सेटअप, चाहे वो लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो सब लाने शुरू कर दिए। और आज हालत क्या है, आप में से 99% के पास प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं और आप उनकी सुविधाओं से आमतौर पर खुश हैं। नहीं खुश हैं तो आपको बदलने की सुविधा है। आप अपना नंबर बनाए रखते हुए प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हैं कि मैं नंबर प्रोवाइडर चेंज करना चाह रहा हूँ नंबर सेम रखते हुए, वो 50 बार आपको फ़ोन करके माफ़ी मांगते हैं आपसे। आप एक बार हल्का सा भाव दिखाइए उनको, सिर्फ वो घुटनों के बल पे आ जाएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और आपको इतना रिझाएंगे कि किसी तरह से हमारे पास बना रहे। क्योंकि इस मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, नॉट द प्रोड्यूसर, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर। एक ज़माने में हवाई जहाज़ का मतलब केवल एक था, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। फ्लाइट बुक करनी है, फ्लाइट्स कम हैं, आप फ्लाइट में जाएंगे तो बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कहेंगे पानी पिला दो, और वो घूरते हुए आंखों से देख के बोले क्यों पानी पिएगा भाई, घर से नहीं पी के आ सकते थे। क्योंकि चॉइस नहीं है, आपको जाना है, गालियाँ खानी है और यात्रा करनी है। अब चॉइस है, 10 तरह की एयरलाइंस हैं, रेट का कंपटीशन चल रहा है, आपने अपनी सुविधा से रेट चुना, और फिर वहाँ जाने के बाद आपने कहा थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाली सीट चाहिए, 500 रुपये दिया, आगे जाके बैठ गए, सब सुविधाएं हैं। और जहाँ किसी ने गलत किया, एक ट्वीट किया कि मैं इस एयरप्लेन से आया, इसमें सब गलत बर्ताव किया गया, उसके मालिक घुटनों के बल पे आके आपसे माफ़ी मांगे ट्विटर पे ही। कितनी धौंस है हम लोगों की आजकल, ये किसी ज़माने में नहीं थी। आज से 25-30 साल पहले जब राज्य का एकाधिकार था सेवाओं पर, ऐसी धौंस किसी की नहीं थी, बड़ी हालत खराब होती थी। और जब प्राइवेट सेक्टर ने वेस्ट में ये सब करना शुरू किया तो एक मॉडल आया कि जब प्राइवेट सेक्टर अच्छी सर्विसेज दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती भाई? सरकार अगर चाहे तो अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, क्लाइंट्स हैं, सिटीजन्स, नवोदारवाद कहता है कि राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या सर्विस देता है? लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर, ये सर्विसेज हैं। और जनता या नागरिक जो है वो एक लाभार्थी है, उपभोक्ता है, क्लाइंट है। जैसा बर्ताव एक सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से करता है ना, वैसा बर्ताव राज्य को नागरिक के साथ करना चाहिए। और वो कब होगा? जब सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, समय सीमा के अंदर हों। यदि सर्विस गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सके, सर्विस प्रोवाइडर को चेंज भी किया जा सके। और 1992 के आसपास ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम था सिटीजन चार्टर। दुनिया भर में ऐसा फैला कि सबने उसको अपना लिया, भारत ने भी अपनाया। सिटीजन चार्टर का मतलब है किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां लिखा होगा बड़ा बड़ा कि इस ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, कितने टाइम में मिलती हैं, न मिले तो आप क्या कर सकते हैं। जब वो भी सफल नहीं हुआ तो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म लेकर आए, और हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक कंसेप्ट बनाया सेवोत्तम, कि जो सरकारी ऑफिस इन 3 पैरामीटर्स पे सही उतरेंगे उनको हम एक मानक देंगे सेवोत्तम नाम का, कि यहाँ सेवाएं ठीक तरीके से दी जाती हैं। सूचना का अधिकार आया क्योंकि सरकारी अधिकारी आमतौर पर सूचनाएं देने में यकीन नहीं रखते हैं।
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बहाना लगाते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में साफ साफ लिखा गया कि अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हुआ सूचना के अधिकार और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बीच में, तो सूचना का अधिकार डोमिनेट करेगा, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट डोमिनेट करेगा। एक बार नहीं, 2 बार लिखा गया उस एक्ट के अंदर। ये सारी कोशिशें पिछले 20-25 साल में किस चीज की हैं? क्योंकि उदारीकरण होने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, भारत के बहुत लोग विदेश जाने लगे। जब विदेश गए तो देखा कि वहाँ की सरकारें कैसे काम करती हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। हमारी सरकार वैसी क्यों नहीं हो सकती है? तो उन लोगों ने खूब लिखना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर से सरकार का कंपटीशन शुरू हुआ। टेली कम्युनिकेशन में प्राइवेट और सरकार साथ साथ जब आमने सामने आ गए, पेट्रोल पंप में सरकार प्राइवेट आमने सामने जब आने लगे, तो लोग कहने लगे, मुहावरा बन गया कि ये काम नहीं करेगा, सरकारी है। इन मुहावरों से सरकार को लड़ना था। कौन लड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी लड़ेगी, और कौन लड़ेगा? और इसलिए पिछले 20-25 साल में दुनिया भर के देशों में, इंक्लूडिंग हमारे देश में, ये कोशिश हुई कि ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट हो कि जो काम जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए तुरंत मिले। वो एक क्लाइंट है, उस तरह से उसका सम्मान होना चाहिए। सरकारी ऑफिस में आके गालियां ना खाए। बिजली का बिल जमा करने गया है, पैसा लेके गया है, वहां गालियां भी खा रहा है, पैसे भी ले रहे उससे। ये सब ना हो। पासपोर्ट बनवाने के लिए 6 घंटे लंबी लाइन में लगने के बाद किसी दलाल को 2000 रुपये दे के पासपोर्ट बनेगा, ये हालत ना हो। और तब हमारे समाज ने, हमारे राज्य ने बहुत कमाल के परिवर्तन किए। मुझे ध्यान है कि आज से 20 साल पहले मैंने जब पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दर्दनाक अनुभव था। पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे लगा कि विदेश जाने का विचार ही छोड़ देता हूँ। इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन जब 10 साल पहले मैं उसको रिन्यू करवाने गया, इस बीच में काफ़ी चेंज हो चुका था। पता लगा कि पीएस के नाम की जगह वहाँ जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। तो मैं वहाँ गया, ऑनलाइन बुकिंग हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी। टाइम स्लॉट मिल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वहाँ गया, आईटीओ के पास पीएसके में गया, तो एक आदमी बाहर बैठा था। मैंने कहा, भाई पीएसके में जाने? बोले हाँ, यहाँ से अंदर जाइए। मैं अंदर गया, मैंने माहौल देखा, मैं बाहर वापस आ गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, पीएसके जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। बोला यही है जी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहां कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा, ना, ये नहीं हो सकता भाई। फिर जब उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोला सर कईयों को डाउट होता है, लेकिन सच में यही बनता है, आप जाइए अंदर। मैं गया, मैंने बड़ी हिम्मत से एक, वो जो केबिन्स होते हैं वहाँ छोटे छोटे क्यूबिकल्स बोलते हैं उनको ना, एक क्यूबिकल में एक कोई व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट यहीं बनता है? बोले हाँ सर यहीं बनता है, बैठिए। अब तीसरा डाउट, उसने कहा बैठिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिस में कोई कहेगा बैठिए। फिर बैठा, मैंने कहा कहाँ जाना होगा? बोले सर कहीं भी हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं। आप समझ रहे, झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। फिर उसने कुछ किया, बायोमेट्रिक कुछ मार्क्स लिए, सब कुछ किया। आधे घंटे बोला सर हो गया, बस एक बार ऊपर जाना है, वहाँ बस आपको एक बार वो अधिकारी हैं अटेस्ट करेंगे, फिर आपका काम हो गया पूरा। मैं इतना खुश हो चुका था, मुझे साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। फिर मैं ऊपर गया, वहाँ एक लंबी लाइन थी। तब तक मैंने 2-4 लोगों से पूछा, वो भी डाउट में थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा ये मामला है। तो अब ये सरकार नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी कर रही है, और टीसीएस के पास शायद वो काम था। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, बस चेक करेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर ठप्पा लगा देंगे तो हो गया। मैंने ठीक है। वहाँ नंबर 1 घंटे बाद आया, तो मुझे कुछ होम फीलिंग होने लगी कि मैं अपने घर में ही हूँ। अंदर गया तो मैं हरियाणा से हूँ, साक्षात एक हरियाणवी देवदूत बैठा हुआ था अंदर। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। ना ऐसा शब्द है, ना ऐसा भाव है। तो वहाँ मैं गया, मैं तो नीचे वाले भाव में था कि बहुत सम्मान से बात होने वाली है। तो वहाँ मैं गया, मुझे लगा बैठने को बोलेंगे।
तो उन्होंने बोला, उनका पहला सवाल था क्यों जाना बाहर, बोले बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार ऐसी ऐसी बात बोल के फोटो मिलाई अच्छे से, तू ही है ना, तू ही है ना। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। मैंने बोले ठीक है जा, ठप्पा लगाया जा। तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं मैं अपने देश में ही हूँ और वो संक्रमण चल रहा है। एक दिन में थोड़ा चेंज होता है, चेंज धीरे धीरे होता है, एक दिन में कहाँ चेंज होता है, समय लगता है चेंज होने में। ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है इसका एग्जाम्पल पिछले 10-20 साल में अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, पासपोर्ट बनाना आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने पहली बार सोचा बनवा लूँ, और मैं हरियाणा में था तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनता है, बोले नाम बता दो भेज देंगे। तो मैंने कहा नहीं आना तो होता होगा, गाड़ी चला के, अरे क्या गाड़ी चलाओगे, नाम भेज दो। फिर पता लगा इतना ही नहीं है, आप देश में किसी भी जिले से बनवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। बस आपको नाम बताना है और एक तय राशि देनी है, बन किया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, मेरे अपने ज़िले से बना, बाहर से नहीं बना। और वो बना 40 की उम्र तक के लिए, क्योंकि तब नया कंसेप्ट है कि 40 की एज तक के लिए बनेगा, क्योंकि 40 में आदमी थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं दिल्ली का निवासी हो गया, तो मैं दिल्ली के ऑफिस में गया इसी भाव से कि जाना है बन जाएगा। तो मैंने जाके लाइसेंस बनवाना है, तो पता लगा कि ऐसे नहीं बनता है, टेस्ट होता है। वो भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर पे, एक होता है चला के दिखाना होता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ लाइन में खड़ा हूँ, कोई ना कोई साइड से आके बोलेगा मेरे टेस्ट की हो जाएगा, आ जाओ साइड में, पर कोई नहीं आया। टेस्ट की डेट आई। टेस्ट क्या है, कंप्यूटर पे आपको जाना 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं, अगर ऐसा एरो है तो कहाँ मुड़ना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछते। तो मुझे तो बच्चों वाला टेस्ट होगा। मैंने बाहर देखा उसके 10-20 लोग वहाँ पर एक किताब को वैसे ही पढ़ रहे जैसे यूपीएससी के एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या टेस्ट है अंदर। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली आपका पहला अटेम्प्ट है? तो मैंने पूछा इसमें भी अटेम्प्ट होते हैं क्या? बोली हाँ मेरी मम्मी का 7वां है आज। और एक महिला थोड़ी दूर धार्मिक भाव से किताब पढ़ रही है और साथ में वो धार्मिक कुछ कृत्य ऐसे ऐसे कर रही है कि हे भगवान इस बार करवा देना किसी तरह से। तो मुझे घबराहट हुई, क्या टेस्ट होता होगा। तो अंदर गए, अलग अलग कंप्यूटर है। मैं देख रहा था कि कहाँ खेल हो सकता है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहाँ भी खेल नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा हुआ है। आप जैसे कंप्यूटर पे जाएंगे सबसे पहले आपकी फ़ोटो आपको दिखेगी उस पर, तो तय हो गया कि आप ही बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं लगभग 10 में से। जैसे 6 ठीक होंगे टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें टॉप नहीं करना होता। मतलब अगर पहले 6 ठीक हो गए, 7वां आएगा ही नहीं, बोलेंगे हो गया आप जाओ। तो मेरा शायद 7वें 8वें में 6 हो गए, तो उसमें आ गया कि आपका हो गया जाओ। तो आसपास लोगों ने इस भाव से देखा क्या बात है यार, आपका तो हो गया। मुझे पहली बार लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है। फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा क्या करना है, बोले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। 2-3 दिन के बाद बोला कि एक बाइक और एक कार लेके आ जाना। तो फिर मैं पहुंचा उस दिन बाइक और कार लेके। मतलब अकेले कैसे लेके जाऊंगा, 1-2 लोग साथ में थे। तो बोले कार चला के दिखाओ, तो कार चला के दिखाई तो कार पास हो गया। अच्छा वहाँ कैमरा लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में अटैच होने वाली है, ताकि बाद में जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके कि ये इस व्यक्ति की ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है प्रशासन में, तकनीक से। फिर बोले बाइक से जाओ, मैं बाइक से गया। आगे से मुड़ के आना था, एक जंगल जैसी जगह थी। आया वापस तो बोले आप फेल हो गए। तो जबकि मैं गिरा भी नहीं था, बाइक से मैं आराम से आ गया था, बाइक का मेरा अच्छा खासा अनुभव था। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हो गए? बोले अपने इंडिकेटर नहीं दिया। जंगल के अंदर घूम के आना था ऐसे। मैंने कहा इंडिकेटर किसको देता मैं? बोले ये सब नहीं पता हमें, रूल इज रूल। तो फिर 1 महीने बाद फिर गया मैं, फिर बाइक चलाई। इस बार मैंने इंडिकेटर इतना अच्छे से दिया सब कुछ। मक्खी भी मेरी, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया उसको कि भाई तुम टेंशन मत लेना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क पर बाकी लोग भी इस परीक्षा से गुजर के आ रहे होंगे।
वरना सड़क पे हमेशा ही खतरा होता है कि 100 में से 90 का लाइसेंस घर पे आया होगा और ये यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे आसपास ही। और क्या पता और क्या पता कि आप बाइक चला रहे हो, वो ट्रक में प्रैक्टिस कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है 1990 के बाद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट हमारे समाज में आया और हमारे सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर भी, मसूरी की ट्रेनिंग को लेकर भी ये भाव बढ़ता गया। 2005 के बाद चीज़ें और आगे बढ़ गई और अब कंसेप्ट आया कि हमें सर्विसेज जनता को बुला के नहीं देनी है, उनके घर जाके देनी है। फ्री सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। अगर अमेजोन आपके घर पे सामान भेज सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं भेज सकती? आपका पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया आपके घर पे क्यों नहीं हो सकती? कुछ लोग आपके घर पे आके आपका अटेस्टेशन करके साइन करके क्यों नहीं जा सकते और पासपोर्ट बन के आपके घर पे क्यों नहीं आ सकता, अगर आप उसकी फीस पे करने को तैयार है तो? और जब सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की बात आई तो राज्य से अपेक्षा हुई कि अब सरकारी नौकरी का मतलब लाट साहबी पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपको एक एक व्यक्ति को दिखाना है कि हम कैसे बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले 5-7 साल में अगर आपने एक्सपीरियंस देखे हो, और इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? तकनीक की भूमिका है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आजकल जो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों, तकनीक के दुश्मन ना हो, तकनीक से दूर ना भागते हों। और तकनीक हमारी जिंदगी कितनी आसान करती है, इसके एग्जाम्पल्स आपने आसपास देखे होंगे। आपने यूपीएससी का रिजल्ट आज से 20 साल पहले जब आता था, हजारों लोग यूपीएससी के बाहर खड़े होते थे, दंगा हो जाता था उस समय। दीवार पे चिपका हुआ देखने के लिए दंगा हो जाता था, लोग फाड़ लेते थे उसको, और एक के पीछे दौड़ रहे हैं, वो रिजल्ट लेके भाग गया। फिर साइबर कैफे का जमाना आया कि नेट पे आएगा, सब लोग अपने अपने घर के पड़ोस में साइबर कैफे में भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। अब क्या ज़माना है, अपने फ़ोन पे पीडीएफ देख रहे हैं, खट से कि अपना नाम टाइप किया, सर्च किया, 1 सेकंड में रिजल्ट सामने आता है। अब कहीं नहीं जाना है। ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस चीज़ों को कितना आसान कर देती है, इसका एक एग्जाम्पल है। हम कार से ट्रेवल करते हैं, सड़कें बन रही हैं आजकल पीपीपी मॉडल पे, हम टोल पे करेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेंगे। टोल है तो टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स के जो प्लाजा है वहाँ पर 2 घंटे की लाइन है। एक्सप्रेस वे पे जाके आपने बचाया था 1.5 घंटा, टोल टैक्स पे करने में लग गए 2 घंटे। तो सरकार ने फिर एक कंसेप्ट सोचा, फास्टैग, कि हर गाड़ी पर फास्टैग होना ज़रूरी है। थोड़ी सुविधा हो गई, 1.5 घंटे के बदले कहीं कहीं 1 मिनट, कहीं आधा मिनट, कहीं कहीं 10 मिनट 15 मिनट हो गए। आप जाएंगे, गाड़ी पे फास्टैग है, स्कैनर है, स्कैन करेगा, खट से दरवाज़ा खुलेगा, आप जाएंगे, पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, अलग से नहीं देना है आपको। अब जो आने वाला है, नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि मुश्किल से 6 महीने बाद, ये मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे शायद पहली बार आने वाला है, टोल प्लाजा भी नहीं होंगे। जितनी जगह से आप सड़क पर चढ़ते हैं वहां पर उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं, सिर्फ रुकना रुकना नहीं है आपको, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। आप उस सड़क पे चढ़े, आपकी गाड़ी पर बस एक स्टिकर लगा हुआ है जिसको सेंस कर लिया, और जहां से आप उतरे वहां भी एक सेंसर है। इन दोनों जगहों के बीच में जितना डिस्टेंस, जितना अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट से कटा, आपको मैसेज आ गया, बात कर, 1 सेकंड भी वेट नहीं करना है। ये होता है जब राज्य आपको बेहतर सर्विसेज देने का प्रयास करता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की अच्छी बात है कि वो तकनीक के बड़े दीवाने हैं और चाहते हैं कि तकनीक की मदद से सेवा। मैंने हाल में एक एग्जाम्पल देखा, डिजी लॉकर आया तो मैंने तो बहुत अच्छी इच्छा नहीं थी कि मैं उसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, जरूरत नहीं पड़ती। पर एक बार मेरे घर के लोगों ने किया तो मैंने भी कर लिया, डिजी लॉकर बना लिया, उसमें मेरे सर्टिफिकेट्स आ गए। अब 3-4 महीने पहले एयरपोर्ट्स पे देखा कि बहुत लंबी लाइनें हैं, कैसे पार करें। तो हमारे एक सहयोगी ने मुझे बताया कि एक नई स्कीम आई है, डिजी यात्रा। तो मुझे नए नए नाम सुन के ना घबराहट होती रहती है कि एक और स्कीम आ गई, ये भी स्कीम है, कैसे इसको मैनेज करेंगे। खैर, जब उसने लक्षण बताया तो मैंने उसको डाउनलोड किया, डिजी यात्रा को। डिजी यात्रा क्या है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए एक स्कीम है।
जैसे डिजी यात्रा पर मैं गया, उसने मुझसे पूछा कि आप डिजी लॉकर पे हैं, मैंने कहा हूँ। जैसे कि वहाँ से मेरा आधार कार्ड फेच कर लिया अपने आप, मुझे ये भी नहीं करना पड़ा। तो डिजी यात्रा पर मैं रजिस्टर्ड हूँ कि मेरा ये नाम है, मेरा ये आधार कार्ड नंबर है। अब करना क्या है, जैसे मैं किसी फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैंने 3-4 बार प्रयोग किया पिछले 1-2 महीने में। बस फ्लाइट की टिकट आई मेरे पास, जैसी बोर्डिंग पास मेरे पास आया, उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर देना है डिजी यात्रा में। जैसे स्कैन हुआ, अब डिजी यात्रा कह रही है कि द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू द एयरपोर्ट। अब आप एयरपोर्ट जाएंगे, अब आप वीआईपी बन गए अचानक। वैसे कोई पूछ नहीं रहा था आपको, वहाँ लाइन में 20-20 लोग खड़े हैं, एक गेट पे लिखा है डिजी यात्रा ओनली। हम वहाँ गए हीरो बन के, सिर्फ फ़ोन ऑन किया, डिजी यात्रा खोला, उस पर वो स्कैन किया हुआ वो दिखाया मशीन को, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस चीज़ में 1 घंटा लगने वाला है वो 1 मिनट लगेगा। फिर आप आगे गए, सिक्योरिटी चेक, तो पता लगा वो आम आदमी का है, ये डिजी यात्रा वालों का है। तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, डिजी यात्रा सब एक साइड में है। तो डिजी यात्रा दिखाया, 1 से 2 मिनट में सिक्योरिटी चेक भी खत्म। और फिर हम पूछ रहे अब क्या करना, बोले कुछ नहीं, आप खाली हो, बेरोजगार हो, 1 घंटा वेट करो, फिर फ्लाइट चलेगी, आपको लेके जाएगी। कितना आसान है तकनीक के इस्तेमाल से। और अगर तकनीकों का ऐसा इस्तेमाल जो हमने कोविड के समय किया, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन में किया, एक एक व्यक्ति की वैक्सीन का रिकॉर्ड उसमें रखा, आज के समय में एक सबसे अच्छा सिविल सेवक वो है जो कोडिंग जानता है, नहीं तो कम से कम कोडिंग का महत्व समझता है, जो ये समझता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी को एक ऐप बना के, एक वेबसाइट बना के कैसे आसान किया जा सकता है, जो अपने ज़िले के सारे किसानों के लिए एक ई मंडी बना सकता है कि अपनी अपनी फसल का जिक्र यहाँ करो, गाय भैंस जो भी पशु पक्षी बेचना हो उसका यहाँ पर फोटो डालो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और वहीं पर लोग आपस में खरीद लेंगे। एक भी व्यक्ति भूखा ना मरे और एक भी व्यक्ति के पास अनाज न सड़े, इसकी एक ऐप बना सकता है। सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक रोज रात को इस ऐप पे केवल ये मेंशन कर देंगे कितना खाना बचा हुआ है। सारे अनाथालय आसपास जो हैं या ऐसी एनजीओज हैं वो मेंशन करेंगे कितनी ज़रूरत है। उसी ऐप पे मैसेज आ जाएगा कि यहाँ का खाना वहाँ जाएगा, यहाँ का खाना वहाँ जाएगा। 20 लोग चाहिए बाइक लेके, बाइक से काम कर लेंगे। मेरा अपना एक विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी, गरीब बेचारा, वो अस्पताल कैसे जाए? उसने कंसेप्ट लॉन्च किया बाइक एम्बुलेंस का। बहुत सारी एम्बुलेंस बाइक वाली हैं, एक ड्राइवर है, पीछे ऐसा सेटअप बना दिया कोई व्यक्ति बीमार बैठे तो गिरे नहीं, बस एक आराम से सुविधाजनक बना दिया है। बाइक एम्बुलेंस होते ही किसी भी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल तक जाना एकदम आसान काम हो गया। जो इतना इनोवेटिव किस्म का व्यक्ति है वो व्यक्ति चाहिए आज के सिविल सेवाओं में। और उसके अलावा 2 चीज़ें और चाहिए। पहला, हम एक डेमोक्रेसी हैं और हम चीन नहीं है। चीन खुद को लोकतंत्र कहता है, बोलता है कि हम सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हैं। कितना मजेदार शब्द है ना, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, पार्टी एक ही है, इलेक्शन एक ही पार्टी लड़ेगी, पर है डेमोक्रेसी। उस पार्टी में 2 उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन वो उस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं। जनता के कुछ व्यक्तियों को, सबको नहीं, जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं। पार्टी के मेंबर्स केवल ये चुनेंगे कि आपको इसी पार्टी के 2 व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ठीक लगता है। पार्टी एक ही रहेगी। पर हम एक जिंदा लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इधर गठबंधन है, उधर गठबंधन है, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब आप सिविल सेवाओं में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान होता है किसी पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाना, लालच भी होता है। सत्तारूढ़ दल के मंत्री, सांसद आपसे कहेंगे कि जुड़ जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे, ये पोस्टिंग करवा देंगे, वो पोस्टिंग करवा देंगे, करवा भी देते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छे अच्छे जिले मिलते जा रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती है, सब मंत्री सुनते हैं बात, मजा आता है। और जिस दिन सरकार चेंज होती है ना, सारा हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए हमारे सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं कि नॉन पार्टिजनशिप, किसी भी राजनीतिक दल से तटस्थ रहते हुए सिविल सेवक होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, वस्तुनिष्ठ रहते हुए चीज़ों का अध्ययन करना, समझना, ये जरूरी पक्ष है।
तो यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आप सेवा भावना से भरे हुए हैं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, दबाव इतना ज़्यादा आजकल है। पहले तो लाट साहबों पर दबाव नहीं था ना। आप सोचिए 50 साल पहले लाट साहब कलेक्टर साहब हैं ज़िले में, अगर किसी से अन्याय हुआ तो वो क्या कर लेगा बेचारा, किसी को बता भी नहीं सकता। एक ही तरीका है कि किसी पत्रकार के पास जाए कि भैया अखबार में छापो मेरे साथ ये हुआ, या टीवी के पास जाए, नई दिल्ली में संसद मार्ग के पास जाए, प्रसार भारती में, आकाशवाणी में कि मेरे साथ अन्याय हुआ। कौन सुनेगा उसकी बात? ऐसे तो लाखों लोग देश में हैं। और इससे लाट साहब को दिक्कत नहीं थी। अखबार में 3-4 पत्रकार हैं उस जिले के, वो सारे शाम को लाट साहब के खाना खाते महीने में एक बार। उनकी हिम्मत नहीं कि लिख सके उनके खिलाफ। अब क्या स्थिति है? एक प्रशासक आपसे गलत बर्ताव करके देखे, आपने कोविड में देखा कई बार ऐसा हुआ। एक सिविल सेवक ने एक शादी में जाके उसको रोका, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी अखरने वाली थी। एक सिविल सेवक जो कि बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, जो आमतौर पर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, एक खास मोमेंट में उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसने कुछ बोल दिया। हर व्यक्ति पत्रकार इस समय है, सबके हाथ में फोन है, एक एक क्षण आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है या हो सकती है। प्राइवेसी एक अतीत की धारणा थी जो किसी ज़माने में एग्जिस्ट करती थी। अब प्राइवेसी आपके बंद कमरे में भी है या नहीं, शक की बात है, क्योंकि वहाँ भी छिपा हुआ फ़ोन हो सकता है, किसी को नहीं पता। राइट टू प्राइवेसी ठीक है, संविधान के तहत हमने दे दिया है, लेकिन दरअसल प्राइवेसी और कैमरा वैमरा छोड़िए, किसी की गूगल हिस्ट्री खुल जाए ना, भविष्य में इतिहास वहीं से लिखे जाएंगे, वही अभिलेख बनेंगे भविष्य में कि इस व्यक्ति गूगल हिस्ट्री चेक करने पर पता चला इसका वास्तविक चरित्र क्या है। और गूगल और व्हाट्सएप आपका मतलब सब जानते हैं आपके बारे में। आप कितना भी डिलीट फॉर ऑल कर लीजिए, वहां से डिलीट नहीं होता है, उनके सर्वर पे रहता है। तो प्राइवेसी एक चिड़िया थी, एक ज़माने में रहती थी, अब वो चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती है। हम एक ऐसे समाज में हैं जहां पब्लिक प्रोफाइल के व्यक्ति की हर चीज पब्लिक है, और आप कुछ भी करेंगे सिविल सेवक होके, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आपको अपनी भाषा बहुत संयत रखनी होगी। अगर आपने अपने बायसेस को, अपनी भेदभाव वाली मानसिकता को कहीं भी दिखा दिया, अगर आप किसी धर्म विशेष के प्रति ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, और आपकी किसी एक वाक्य में भी वो बात कहीं आ गई सामने, कोई रिकॉर्ड करेगा, किसी दूसरे नाम के अकाउंट से ट्वीट करेगा, और यदि उसको डर है तो वो अपने किसी विदेशी दोस्त को भेजेगा वीडियो, विदेशी दोस्त विदेश से ट्वीट करेगा उसको। अब कर लीजिए क्या करेंगे उसके बाद आप। और 3 घंटे बाद आप ट्विटर में ट्रेंडिंग 1 पे चल रहे होंगे, मशहूर हुए, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जो सब चाह रहे थे। और वीडियो क्लिप है, अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तोड़ा मरोड़ा गया है, साफ साफ दिख रहा है। सिविल सेवक बनना है तो वाक संयम बहुत खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। कब बोलना है, क्या बोलना है, आपकी एक एक बात संविधान के मूल्यों से प्रेरित हो, संविधान के मूल्यों के खिलाफ कुछ भी ना हो। किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति की पक्षधरता नहीं करनी है सिविल सेवक होते हुए। कहते हैं ना कि आप नेता किसी समुदाय के हो सकते हैं, पर जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं या डीएम बनते हैं, पूरे समाज के बनते हैं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये क्षमता है कि एक एक व्यक्ति के पास जाके न्याय दे सकें, महलों से निकलकर जंगलों में, बस्तियों में, गरीबों की झुग्गियों में जा सकें, वहाँ उनका काम कर सकें। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बड़ा अच्छा वाक्य आता है। राम कह रहे हैं, मुझे लगता है वेलफेयर स्टेट की धारणा यहाँ से भी जुड़ती है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म देखिए क्या है। कुछ मुनियों को परेशानी थी, उन्होंने मुनियों की परेशानी दूर कर दी है। और फिर किसी मुनि ने बताया क्या क्या दिक्कतें होती, तब राम ने क्या किया, निशिचर हीन करो मही, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाई पनकीन, भुज उठा के प्रण किया राम ने। सकल मुनिन्ह के आश्रमन, सभी मुनियों के आश्रमों में जाई जाई सुख दीन, जा जाके सुख दूंगा। मुनि से ये नहीं कहूंगा कि आके फॉर्म भरो, आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद तुम्हारा न्याय होगा। अच्छा राज्य वो है
जो एक एक बेनिफिशियरी के घर जाके न्याय करता है, न कि ये उम्मीद करता है कि न्याय करवाने के लिए कोई मेरे पास आएगा। और यदि एक आईपीएस के होते हुए कुछ लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं, तो उस आईपीएस को आईपीएस होने पर शर्म होनी चाहिए। आईपीएस होने का मतलब है कि जब तक मैं इस जिले में हूं, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं कि एक भी शरीफ व्यक्ति को परेशान कर सके। अगर वैसा आईपीएस बन सकते हैं तो आईपीएस बनिए, वरना अगर आईपीएस बन के शाम को लॉन टेनिस ही खेलना है, बैडमिंटन ही खेलना है और जिमखाना क्लब ही जाना है, तो फिर आईपीएस मत बनिए, कुछ और सर्विस कर लीजिए, क्योंकि आईपीएस आपके बनने से पूरे ज़िले को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। बहुत लंबी बात हो गई, पूरी बात को समअप करता हूँ 4-5 वाक्यों में। अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने अंदर 4-5 चीज़ें देख लीजिए हैं। या पढ़ने में अच्छे होंगे तो ही जाएंगे, वो तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कंपैशनेट हों, करुणा से भरे हों, सहिष्णु हों, टॉलरेंट हों, आपके अंदर वंचित वर्गों को देखकर संवेदना का भाव आता हो, आप उनकी सहायता करना चाहते हो, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस के विचार से आपकी सहमति बनती हो, तो आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। ये पहली बात है। अगर आप तकनीक के मित्र हैं, तो आज के ज़माने में अच्छा सिविल सेवक बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक तकनीक वो हज़ारों काम कर देगी जो लोग नहीं कर पाते। आप चैट जीपीटी की मदद से कितनी सारी फाइलों में नोट इन ड्राफ्टिंग का काम कर लेंगे भविष्य में, जो करने के लिए हज़ारों व्यक्ति चाहिए। अनुवाद का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है हमारे पास। वो सारे काम जो मनुष्य करता है कम समय, मतलब ज़्यादा समय लेता है, क्वालिटी में भी कमी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ तकनीक से हो जाती है, बशर्ते आप तकनीक को लेकर सहज हो और आप प्रशासन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, सिविल सेवक बनना मौज का मामला नहीं है, मजाक नहीं है। एक अच्छे सिविल सेवक को 40 की उम्र तक आमतौर पर बीपी और शुगर हो जाता है, अगर वो अच्छा सिविल सेवक है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतने तरह के दबाव, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, पता नहीं क्या क्या दबाव आएंगे, मीडिया के दबाव आएंगे, गुंडों के दबाव आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव आएंगे, ठेकेदारों के दबाव आएंगे। और वो दबाव केवल छोटे मोटे दबाव नहीं होते हैं, उसमें दबाव में हत्याओं के दबाव भी आ सकते हैं। अगर इन सब दबावों को नहीं झेल पाते हैं, उतना साहस नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो सिविल सेवक आसान रास्ता नहीं। तब उससे बेहतर है कि हम किसी निजी उद्यम में जाएं, किसी और नौकरी में चले जाएं। सिविल सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे सिविल सेवक की बात कर रहा हूँ। अच्छा सिविल सेवक बनना है और आप चाहते हैं कि जिस दिन आपका ट्रांसफर हो तो जनता सड़कों पर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। चौथी बात है ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। किसी पार्टी या समुदाय विशेष का सिविल सेवक नहीं बनना है, देश का सिविल सेवक बनना है। ये चौथी बात ध्यान रखनी है। और पांचवी बात तो सबसे बेसिक है, वो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है। यानी आपको कोई विभाग दिया गया है तो सरकार निश्चिंत हो कि इस व्यक्ति के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, और ऐसे सिविल सेवक होते हैं। मैं केवल एक आखिरी एग्जांपल के बाद समाप्त करता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आईपीएस है, काफ़ी सीनियर रैंक पे अब है, घोर ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। अच्छी बात क्या है उसके साथ, वो किसी पार्टी का सगा नहीं है, क्योंकि वो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य पे चलता है। लेकिन जिस राज्य में है वहाँ 2 पार्टियां सत्ता में आती हैं क्रमशः। दोनों पार्टियों के मन में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का चाहे उस पार्टी का हो, एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मामला नहीं संभलेगा हमसे, इसको भेज देंगे, संभाल देगा। क्योंकि उनको भरोसा है 2-3 बातों का। पहला, इतना योग्य है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इतना ईमानदार है कि कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता, इतना मजबूत है कि कोई इसको झुका नहीं सकता। आईएएस आईपीएस बनने का मजा तब है जब इतिहास आपको याद करे इस रूप में। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे पता नहीं कितना समय हो गया, उम्मीद है कि जितना था उससे ज़्यादा मैंने समय नहीं लिया होगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी पे है।
सर जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको इतना निचोड़ने के बाद बनाया जाता है ब्यूरोक्रेट्स, और दूसरा है सर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स में है कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में है, या फिर उसमें लूप होल्स हैं, तो क्या उस लूप होल से किसी वर्ग का कुछ फ़ायदा होता है इसलिए उस लूप होल को हटाया नहीं जाता है? तो सर इस पे आपका क्या विचार है? एक दृष्टिकोण होता है कि प्रॉब्लम इसमें है या उसमें है, उसके बाद की स्थिति है ये समझ रहे कि प्रॉब्लम इसमें भी है और उसमें भी है। जैसे मैं पूछूं कि प्रॉब्लम नेताओं में है या पॉलिटिकल सिस्टम में है, तो दोनों में दिक्कत है। हमारा लोकतंत्र डिमांड करता है कि वही व्यक्ति इलेक्शन लड़े जो 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हो। जो 50 करोड़ खर्च करके एमपी बनेगा उसे खर्चा निकालना भी पड़ेगा। करप्शन कहाँ से आएगा? वहीं से आ जाएगा। सिस्टम ही ऐसा है, उस सिस्टम में करप्शन का बीज पहले ही पड़ जाता है। ठीक वैसे ही ब्यूरोक्रेसी में जब आप कह रहे हैं कि बहुत निचोड़ते हैं उम्मीदवार को, पहली बात तो ऐसा है कि निचोड़ते हर फील्ड में भारत में है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। एक खिलाड़ी को आईपीएल खेलने के लिए आपसे ज़्यादा निचोड़ना पड़ता है। एक नेता को एमएलए बनने से पहले आपसे ज़्यादा निचोड़ना पड़ता है। किसी भी फील्ड में एक स्टार्टअप करने वाले को तो आपको अंदाज़ा होगा उसके निचोड़ने की कोई सीमा ज़िंदगी भर नहीं होती है। आप तो आईएएस बन गए, कम से कम 35 साल की सुरक्षा है। स्टार्टअप करने वाले के पास कितना भी सफल होने के बाद एक दिन की भी सुरक्षा नहीं होती है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आप ज़्यादा निचोड़े हैं। सब निचोड़ रहे हैं अपनी अपनी जगह। सिविल सेवक भी निचोड़ के आते हैं, सब निचोड़ के आते हैं। जो इस कॉलेज में लेक्चरर्स हैं उनसे पूछिए कितने साल निचोड़ने के बाद नौकरी मिलती है। आसान नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा, मेरी उम्र 50 साल है। मेरे बैचमेट दिल्ली विश्वविद्यालय के 95 में मैंने एमए किया था डीयू से। ये नरेंद्र जी मेरे बैचमेट हैं एमए के। उस समय के लोग अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे बैच के कुछ लोग आज भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। निचोड़ना ये होता है। आईएएस में तो बहुत कम निचोड़ना है, 6 साल मैक्सिमम है। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई जानता है कि नहीं जानता है, आप कैसे हैं। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो निकल ही जाएंगे सिविल सेवाओं में, कम से कम ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को, ये जो पत्थर आपके सीने पर रखा हुआ है ना, हटा दीजिए उस चीज़ को। सब निचोड़ रहे हैं, पूरा देश निचोड़ रहा है, आप भी निचोड़ेंगे, इतनी सी बात है। और बुरे कुछ सिविल सेवक व्यक्ति भी होते हैं, सिस्टम भी है। सिस्टम में क्या है कि डिस्क्रिशन ज़्यादा है सिविल सर्वेंट्स के पास। डिस्क्रिशन का मतलब विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन शक्ति ना दें तो प्रशासन चल नहीं सकता। विवेकाधीन शक्ति देते ही करप्शन का स्कोप पैदा हो जाता है। तो सिस्टम भी क्या करे, इसलिए सेकंड एआरसी जो है, प्रशासनिक सुधार आयोग था दूसरा, उसकी रिपोर्ट्स है। चौथी रिपोर्ट में बड़ी साफ रिकमेंडेशन है कि जहां जहां संभव हो सिविल सर्वेंट्स के डिस्क्रिशन कम हो। डिस्क्रिशन देनी है तो व्यक्ति को ना दे के समिति को दी जाए, और हर डिस्क्रिशनरी यूज की व्याख्या करना अनिवार्य हो। ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि सिविल सर्वेंट्स खराब हैं या सिस्टम खराब है, ऐसा नहीं है। इसी सिस्टम ने बहुत हीरे पैदा किए हैं, और एक से एक शानदार सिविल सेवकों को मैं भी जानता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि संख्या कम है, पर अंधेरा नहीं है, रोशनी भी पर्याप्त है इसमें। सर जैसा कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी एक फ्रेंड होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं बोधगया बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो जो लोग पिछले वर्ग से, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे लोग भी बहुत चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट बने, तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वैसे कनेक्शन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं जब नई नई दिल्ली में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जैसे मुझे ऊबर वगैरह लाइक कैसे करते नहीं आता, हालांकि अब मुझे ये चीज़ें आती है, पर जब मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। क्यों नहीं है पता? ये सारी चीज़ों से उन्हें भी ऐसे फ़ायदा मिलना चाहिए, क्यों नहीं? तो इस बैरियर को कैसे हटाया जाए सर, ताकि उन्हें भी ऐसे, क्योंकि हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ जाता है। जैसे हम यहाँ बिहार से दिल्ली आए, हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ जाता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसके अलावा हमारा टाइम जाता है। तो इस गैप को कैसे हटाया जाए? उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी और मेरी छोड़ना है। समय और समाज खुद भी तो करेगा। जैसे आप बिहार से दिल्ली आई, ऊबर नहीं आता था, अब आपको आ गया। मुझे अभी तक नहीं आता है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मैं ऊबर सीख लूँगा। 1 मिनट में ऊबर सीखना कौन सी बड़ी बात है। तो आपके गांव के लोग जिस दिन दिल्ली आएंगे 3 दिन में सीख जाएंगे ऊबर। मेट्रो पहले दिन सीख जाएंगे। थोड़ा दिक्कत होती है,
आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, जो सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं, पहली बार चढ़ने में बड़ा घबराहट होती है। कई लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं साइड में जाके, काफ़ी देर देखते सब कुछ जाते हुए, कैसे चढ़ा कैसे चढ़ा। आधे घंटे के बाद हिम्मत करके जाते हैं, झटका खाते हैं, 2 बार के बाद आराम से उतरते हैं। तो तकनीक की अच्छी बात क्या है कि कोई भी इसको सीख सकता है समय के साथ। लेकिन गाँव में ऊबर नहीं चाहिए। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो अपने गाँव के लिए क्या कीजिएगा, एक ऊबर जैसी ऐप जिसमें रिक्शा और बैलगाड़ी की सर्विस मिल जाती हो, घोड़े की सर्विस मिल जाए, बैल की सर्विस मिल जाए, कि बहुत सारे खेत हैं, बैल कम हैं, हल कम है, हलों का ऊबर बनाइए, बैलों को ऊबर बनाइए गांव के लिए। और गांव में जिसको बैल चाहिए खट से ऊबर पे गया, ऊबर बैल लेके आ गया अपने खेत में। वहां टैक्सी क्यों चाहिए हमें? वहां तो इसलिए तकनीक गांव के लोग वही अपनाएंगे जो उनके काम की होगी। उनको टैक्सी से क्या मतलब है? सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि वहाँ से भी रह के बहुत लोग आगे निकलना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग रह के टेक्नोलॉजी से ऐसे जो क्रिएट होता है कि वो कुछ टेक्नोलॉजी के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आखिरी बात कहता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग तकनीक से बहुत दूर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये मुझे भी ऐसा लगता था एक ज़माने तक। पहले मुझे लगता था गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। बाद में तकनीक की बात मैं अगर कर दूं आपसे, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में जब से हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो हम 5G के ज़माने में आने वाले हैं। 4G और 5G तकनीक ने गांव और शहर की दूरी जितनी कम की है, उतना कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई है। स्मार्टफोन सेकंड हैंड 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता है कहीं भी, सेकंड हैंड अगर कोई लेना चाहे तो, जो अफोर्ड कर सकते हैं गांव के लोग भी। उनके पास स्मार्टफोन है, एक मोबाइल कनेक्शन है, यूट्यूब सबको पता है, इंस्टा सबको पता है। जिनको नहीं पता 6 महीने पता लगी जाएगा। डेटा के मामले में हमारा देश सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड करने वाले देशों में से एक है, जो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा अभी आगे। जितना गैप गांव शहर में पिछले 5 साल में कम हुआ है, उतना पिछले 500 साल में नहीं हुआ था, और अगले 5 साल में इसका 5 गुना ज़्यादा होने वाला है। दिल्ली में जो पढ़ाई हमारे इंस्टीट्यूशन में होती है, कोविड की वजह से, ऑनलाइन तकनीक की वजह से पहली बार आपके गांव का व्यक्ति गांव में बैठ के कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। अब गांव में रह के क्या नहीं हो सकता? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज गांव में मिल रहे हैं ऑनलाइन, हर विश्वविद्यालय के मिल रहे हैं। किसी का हार्वर्ड जाने का मन था, नहीं जा पाया, ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, डिग्री मिल रही है उसको, उसकी वैल्यू भी है, क्लास भी करता है। पिछले 5 साल ने इस दुनिया के इतिहास में दूरियां दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब गांव मुश्किल से 5-10 साल बाद आप देखेंगे गांव के व्यक्ति को हर वो सुविधा उपलब्ध है जो फिजिकली हो सकती है तकनीक की मदद से। ऊबर शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उतना आसान नहीं है, और होगा भी तो एक टैक्सी आ जाएगी शहर से, स्पेशल प्राइस पे आ जाएगी। लेकिन जो वहाँ चाहिए बेसिकली वो सब सर्विसेज तकनीक की मदद से मिलेंगी। और एक बेसिक बात ध्यान रखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हम सब लोग, हम बहुत स्वार्थी भी होते हैं, और हम वो हर चीज़ सीखने में सक्षम है जिससे हमें फ़ायदा होता हो। एक बार किसी को समझ में आ जाए कि फ़ायदा होगा, अब एक दिन का मतलब 6 महीने के छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन देके दिखा दीजिए एक बार, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रो रहा है, आप उससे सामने कार्टून लगाइए 1 सेकंड के लिए, एकदम चुप हो जाता है। फिर रिमोट, एक दिन होते हैं तो उसको रिमोट ऑन करना समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि छोटा भीम उसी से आएगा या डोरेमोन उसी से आएगा, उसे बाकी तकनीक से मतलब नहीं है। उसे मोबाइल फ़ोन दीजिए, उसको पता है कि ऐसे ऐसे करने से वीडियो आएंगे बहुत सारे। 6-6 महीने के बच्चे वीडियो ऐसे कर रहे हैं, जबकि वो तो बहुत छोटे हैं ना। अगर वो अपने काम भर की तकनीक सीख सकते हैं तो गांव का व्यक्ति जो 20-25 साल का क्यों नहीं सीख सकता? एक बार उसको बस ये एहसास हो जाए कि मेरे फ़ायदे की चीज़ है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये गैप बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। बहुत जल्दी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। छोटे शहरों के बच्चे आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे ज़्यादा बड़े स्टार बने हुए हैं। कहाँ दिल्ली मुंबई के लोग बनते हैं स्टार, छोटे शहरों के लोग ज़्यादा स्टार बन जाते हैं। टैलेंट तो है ही उनमें, तकनीक नहीं थी, अब उनके पास तकनीक है, प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रिकॉर्ड की, खट से डाली और वो दुनिया देखती है। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि गांव के लोगों को तकनीक की सुविधा नहीं है। मुश्किल से 2-4-5 साल में आप सी चेंज देखेंगे इस मामले में, और वो देखेंगे।